बच्चों, कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ छुट्टी को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। एक बार कुछ बच्चे खेल रहे थे। तभी बच्चों के सरदार फतेह चक्रवर्ती के दिमाग में एक नई बात आ गई कि नदी के किनारे पेड़ का जो तना कटा पड़ा है, उसे लुढ़का कर ले चलो। यानी उसे पैर से ऐसे धक्के मार मार कर ले चलते हैं। लेकिन फटिक का छोटा भाई मक्खन, जो उस पर बैठ गया था, हिलने का नाम नहीं ले रहा था। तभी फटिक झपट कर बोला, उसने एकदम डांट कर बोला, देख, बड़ी मार मारूंगा। भलाई चाहता है तो अभी यहाँ से उठ जा। यह सुनकर मक्खन और भी अच्छी तरह जमकर तने पर बैठ गया। वो बोला, अब तो मैं हटूंगा ही नहीं। फटिक ने सुझाया कि बच्चे मक्खन के साथ इस तने को ठे कर ले जाएंगे। बच्चे कमर कसकर पेड़ के उस मोटे तने को मिलकर ठेलने लगे, यानी धक्का देने लगे। मारो धक्का, हैया, शाबाश जवानों, हैया, यानी जोर से वो धक्का उसको मारने लगते हैं। फिर तना जैसे ही थोड़ा लुढ़का, मक्खन जमीन पर गिर पड़ा। मक्खन तुरंत जमीन से उठा और फटिक पर सवार होकर अंधाधुंध पीटने लगा। अब वो मारने लग गया। उसका मुंह नाक नोचकर रोते रोते घर की तरफ चला गया। उस दिन का खेल वहां पर खत्म हो गया। इससे कुछ ही देर बाद बाधा आकर बोली, फटिक भैया, माँ बुला रही है। फटिक बोला, नहीं आऊंगा। बाघा जबरन उसे गोद में उठाकर ले गई। फटिक अपने को छुड़ा नहीं सका, इसीलिए गुस्से में अपने हाथ पैर पटकने लग गया। उस पर बरस पड़ी, बोली, तूने फिर मक्खन को मारा है? फटिक बोला, नहीं, मैंने नहीं मारा। मक्खन, जो पहले ही शिकायत कर चुका था, पूछने पर बोला, हाँ, इसने मुझे मारा है। ये दो बच्चों की लड़ाई हो रही है। यह फटिक से सहा नहीं गया। झट से जाकर मक्खन को कसकर एक थप्पड़ जमाते हुए बोला, फिर झूठ बोलता है। अब उसने माँ के सामने ही मक्खन को मार दिया। माँ ने मक्खन की तरफदारी करके फटिक को झकझोर कर उसकी पीठ पर कसकर 2-3 धौल जमा दिए, यानी 2-3 मुक्के उसके मार दिए। फटिक ने माँ को धक्का दिया। माँ चिल्लाकर बोली, तू माँ पर हाथ उठाता है? ठीक उसी समय काले सफेद बालों वाले सज्जन वहां आ पहुंचे और बोले, यह क्या कर रहे हो तुम लोग? उन्हें देखते ही फटिक की माँ खुशी से उछल पड़ी। आत्मा खोकर बोली, अरे यह तो विशंभर भैया है, कब आए भैया? कहकर उसने भाई को नमस्कार किया, नमस्ते किया। कुछ दिन तो बड़े धूमधाम के साथ बीते। अंत में, यानी बाद में विदा लेने से 1-2 दिन पहले विशंभर बाबू ने अपनी बहन को बुलाकर बच्चों की पढ़ाई के बारे में कुछ पूछताछ की। इसके जवाब में फटिक को उद्दंड आचरण, पढ़ाई में मन न लगने और मक्खन को बड़ा शांत और अच्छा लिखने पढ़ने वाला बच्चा होने की बात बताई गई। यानी एक बच्चे की बुराई की गई और एक बच्चे की भलाई और तारीफ की गई। यह सुनकर विशंभर बाबू बोले, मैं फटिक को कलकत्ता में अपने पास रखकर पढ़ाऊंगा और लिखाऊंगा। विधवा बहन ने भाई का यह प्रस्ताव, यानी ये सुझाव मान लिया। माँ ने फटिक से पूछा, क्यों रे फटिक, मामा के साथ कलकत्ता जाएगा? फटिक खुश हो गया और बोला, मैं जाऊंगा। कब जाएगा, किस समय जाएगा? पूछ पूछ कर फटिक ने अपने मामा को तंग कर दिया। अंत में चलते समय अपने आनंद के प्रतीक स्वरूप उसने अपना मछली पकड़ने का कांटा, लटिया आदि सब मक्खन को सौंप दिया। सब कुछ उसने मक्खन को दे दिया। कलकत्ता में मामा के घर जाकर सबसे पहले उसका परिचय मम्मी से हुआ। परिवार में एक आदमी बढ़ गया है। इस बात से मामी बहुत खुश हुई। ऐसा नहीं कह सकते कि मामी की प्रेमहीन आंखों में फटिक के लिए बाल का समान था। ऐसा नहीं कह सकते कि मामी को फटिक पसंद नहीं था। इससे फटिक के मन को बहुत ठेस पहुंची। स्कूल में फटिक की तरह बेवकूफ और पढ़ने में लापरवाह लड़का कोई दूसरा नहीं था। यानी वो पढ़ने में होशियार नहीं था। कोई भी सवाल पूछे जाने पर वह मुंह फाड़े देखता ही रहता था, क्योंकि उसे समझ में नहीं आता था। जब मास्टर उसे मारते
तो बोझ से लदे गधे की तरह वह चुपचाप मार खाता रहता। अब उसे पढ़ाई समझ में ही नहीं आ रही थी। एक दिन फटिक ने अपने स्कूल की किताब खो दी। उसकी लापरवाही के कारण मास्टर जी हर रोज उसे पीटना शुरू कर दिया। अब बुक नहीं थी, तो इस वजह से उसे रोज टीचर मारते थे। स्कूल में अपनी यह हालत को देखकर उसके ममेरे भाई उसे अपना रिश्तेदार बताने के लिए संकोच करने लग गए। घर और स्कूल में इतना निरादर, यानी इतनी परेशानी, अब उसे स्कूल में भी परेशानी करते थे लोग और घर पर भी। उस इतनी छोटी जगह पलंग लेकर मैदान में उड़ाना, नदी किनारे घूमना, वे सारे लड़के उपद्रव मचाने की आजादी, और सबसे ऊपर उसकी अत्याचारिन कठोर माँ, सब कुछ दिन रात उसके पाए मन को अपनी तरफ खींचते रहते। जब स्कूल में जाना एक प्रकार से मुश्किल हो उठा, तब एक दिन फटिक अपनी मामी के पास आकर अपराधी, यानी किसी चोरी, मतलब अपराध करने वाले व्यक्ति की तरह, मेरी किताब खो गई है मामी, मुंह बनाकर नाराजगी से उसने कहा। अच्छा ही किया, महीने में 5 बार मैं तुम्हें किताब दिलवा कर नई किताब तुम्हें खरीदवा नहीं सकती। फटिक कुछ बिना बोले वहां से चला गया। वह दूसरे के पैसे बर्बाद कर रहा है, यह सोचकर उसका मन भर आया। वो छोटा सा बच्चा, जरा सोचिए उसकी स्थिति, वो कितना ज्यादा परेशान है। वो सोचता है घर आता हूँ तो मामा मामी प्यार नहीं करते, स्कूल जाता हूँ तो टीचर परेशान करते हैं, यदि अपने घर जाता हूँ तो मेरी माँ जो मुझे समझती नहीं है। स्कूल से वापस आकर उसी रात उसके सिर में दर्द होने लगा, शरीर में कपकपी सी होने लगी। वह समझ गया कि उसे बुखार आने वाला है। साथ ही वह यह भी समझ गया कि उसका बीमार पड़ना खामखा मामी पर बोझ डालना होगा। बीमारी के समय इस अकर्मण्य और निर्बोध बालक की सेवा दुनिया में अपनी माँ के सिवा कौन करेगा, इसकी संभावना में ही उसे शर्मिंदा कर दिया। अब वो सोचने लगा कि मैं बिना काम का बच्चा, कुछ कमाता नहीं, तो बताओ मेरी सेवा कौन करेगा यदि मैं बीमार हो गया। दूसरे दिन फटिक नहीं दिखाई पड़ा। चारों ओर पड़ोसियों से पूछताछ करने पर उसका अता पता नहीं लगा। उस दिन रात से ही लगातार सावन की रिमझिम बरसात हो रही थी। फटिक की खोज के लिए वे लोग भीगते रहे। अंत में जब फटिक नहीं मिला तो विशंबर बाबू ने पुलिस को खबर कर दी। सारा दिन बीत गया। शाम को घर के सामने पुलिस की एक जीप आकर खड़ी हुई। पुलिस के 2 आदमियों ने फटिक को पकड़कर गाड़ी से उतारा। उसके सारे शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था, आंख मुंह लाल हुए पड़े थे। वह थर-थर कांप रहा था। फटिक को देखते ही मामी बोल पड़ी, क्यों भाई, पराये लड़के के लिए हम क्यों परेशानी मोल लें, उसे उसके घर भेज दो। फटिक रोता हुआ बोला, मैं माँ के पास ही जा रहा था, ये लोग वापस ले आए। फटिक को बुखार आ गया और उसका बुखार बढ़ता ही जा रहा था। वह सारी रात बड़बड़ाता रहा। विशंबर बाबू डॉक्टर को बुलाकर ले आए। जरा सोचिए, जब बच्चा बीमार हो जाता है ना, तो कितना ही बड़ा हो या कितना ही छोटा हो, उसे सिर्फ अपनी माँ याद आती है। क्यों? क्योंकि माँ के समान निर्मल और स्वच्छ प्रेम करने वाला हमें इस दुनिया में कोई मिल ही नहीं सकता। माँ का जो प्यार है वो बिना किसी शर्त का प्यार है, बिना किसी अपने बदले का प्यार है। वो प्यार कोई भी नहीं कर सकता। फटिक ने अपनी लाल लाल आंखें छत की ओर देखते हुए खोली, फिर बोला, मामा जी, स्कूल में छुट्टी हो गई क्या? विशंबर बाबू रुमाल से आंसू पोंछकर प्रेम से फटिक के बुखार से तप रहे हाथों को अपने हाथों में लेकर उसके पास जाकर बैठ गए। फटिक फिर कुछ बड़बड़ाने लगा, माँ, मुझे मत मारना, माँ मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कोई गलती नहीं की। दूसरे दिन थोड़ी देर के लिए फटिक को होश आया। किसी फटिक को होश आया किसी को देखने की उम्मीद में वह कमरे के चारों ओर निरर्थक दृष्टि से देखता रहा। निराश होकर चुपचाप दीवार की ओर मुंह फेरकर वह लेट गया। दूसरा दिन भी बीत गया। डॉक्टर चिंतित और उदास होकर बोले, हालत ठीक नहीं है। धीमी रोशनी में विशंबर बाबू फटिक के सिरहाने बैठकर हर पल उसकी माँ के आने का इंतजार कर रहे थे। फटिक खालिसियों की तरह बकने लगा,
एक घुमाव नहीं मिला, दो घुमाव नहीं मिला। कलकत्ता आते समय उसे थोड़ा रास्ता स्टीमर से तय करना पड़ा था। उसने देखा था कि खलासी लोग रस्सी फेंककर पानी नापते थे और सुर में नाम पुकारते थे। ठीक उसी समय फटीक की माँ बहुत तेजी से कमरे में घुसते ही जोर से रोने लग गई। अब देखिए माँ, वो जैसे ही कमरे में घुसी, वो बेशक बच्चे के मन में एक गलतफहमी भर गई थी कि मेरी माँ मुझे प्यार नहीं करती, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता कि कोई माँ अपने ही लाल को, अपने ही बच्चे को प्यार न करे। विशंबर बाबू की बड़ी मुश्किल से विशंबर बाबू ने उसे चुप कराया। फटीक के बिस्तर पर गिरकर ऊंची आवाज में रो रो कर कह रही थी, फटीक सोना, मानिक मेरे। फटीक मानो बड़ी आसानी से उसके जवाब में बोला, क्या माँ? बेटा फटीक, मेरे अच्छे बच्चे। फटीक ने धीरे धीरे करवट बदली, फिर किसी तरफ देखे बिना ही धीरे से बोला, माँ मेरी छुट्टी हो गई, माँ मैं अब घर जा रहा हूँ। इस पाठ की रचयिता है रविंद्रनाथ ठाकुर। तो देखा इस पाठ में किस तरीके से माँ ने अपने प्रेम को बयां किया है। हमें हमेशा हमारी माँ की इज्जत और सम्मान करना चाहिए। माँ यदि हमें डांटती है तो हमें ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि वो हमारा बुरा चाहती है। नहीं, वो हमारी भलाई के लिए ही हमसे बुरा भला या उल्टा सीधा हमसे कहती। तो इसी के साथ हमारा ये सुंदर सा पाठ समाप्त होता है। मैं उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।